आप किसी भी फाशीवादी शक्ति के साथ दब के या समझौता करके ये सोचोगे कि हम उनको संभाल लेंगे, इतिहास गवाह है ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको इस कदर काटती है कि आपको ये भी नहीं समझ में आता कि आपके साथ हुआ क्या। और ये पूरी पतन अब तो आपके एक इकलौता आप वाला माध्यम है जो बचा हुआ है, जहाँ से लोगों को अभी भी सूचना मिल जाती है जो बिल्कुल सरकारी पक्ष की ना हो। आपका नंबर है, टारगेट हमारी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर अब नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि बाकी तो सब कॉम्प्रोमाइज है। तो आयोजन था आज 24 अगस्त को हंसी में कांग्रेस जन अभियान के नाम से शुरू किया है। वैसे ये इस कड़ी में दूसरी सभा थी, पहली जींद में की गई थी 20 तारीख को, और इस तरह की 5 सभाएं जो 15 हल्के हैं उनको कवर करेंगी। एक 3-3 असेंबलीज की एक यूनिट बनाई गई है जिसके अनुसार ये सभाएं हम कर रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सरकार का विरोध करने की बात, बल्कि एक जो राजनीति में हरियाणा में जो पिछले चुनाव के बाद से एक उदासीनता का माहौल है, और लोगों में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, उसमें एक सक्रियता लाने के लिए, ताकि लोग कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा रखते हैं और जो नए लोग जुड़ना चाहें उनको इसके साथ जोड़ा जा सके। और ये 5 मीटिंग्स होंगी। ये आज दूसरी थी, तीसरी कलायत में है, कलायत नरवाना और उचाना की। चौथी परवाड़ा, उकलाना और हिसार की है। उसमें अभी देख रहे हैं कि तीनों की एक जगह करेंगे या हिसार की एक अलग से करके उकलाना बरवाड़ा की अलग करेंगे। और फिर अंतिम मीटिंग जो है वो 14 सितंबर को नलवा, आदमपुर और फतेहाबाद की होगी। तो ये 15 हल्कों की है। और इसके बाद जो योजना है वो ये है कि अक्टूबर माह से सद्भाव यात्रा के नाम से एक प्रदेश भर की एक पद यात्रा शुरू करेंगे सारे कांग्रेस जनों के साथ, और जो करीब करीब 6 महीने चलेगी, और पूरा प्रदेश उसके अंदर 90 के 90 हल्के जो हैं वो कवर किए जाएंगे। नाम से आपको सद्भाव यात्रा कर दिया, और अभी जो नीचे में सुन रही थी कि कांग्रेस के बनो, राहुल गांधी ने जो एक मैसेज दिया उस पर चलो, कांग्रेस से जो ये अलग अलग जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उसके आपने एक डायरेक्शन दी, इसका क्या रहेगा कि पब्लिक में ये बात कैसे? नहीं, पब्लिक में तो बात अब जानी वैसे भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब संगठन बनने की शुरुआत हो चुकी है। 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं, और अब इसके बाद इनकी कार्यकारिणी वगैरह बनेंगी। तो एक पूरी टीम जो है वो हर जिले में, जिला के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अपने आप एक ऊर्जा जो है वो पार्टी में आएगी, जो किसी भी धड़े से या किसी भी नेता से कहीं ज़्यादा बड़ी हो। संगठन क्या सही लगता है आपको? अगर जातीय समीकरण देखे जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरह से जिम्मेदारी दी है, अब तक तो ये है कि ये उसका है, ये उसका, वाली बात नहीं, वो तो आदतें थोड़ी बदलने में समय लगता है, लेकिन बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और बाकी जो बनाए हैं वो जो उनकी परफॉर्मेंस होगी आगे आने वाले समय में, वो तो उससे ही आकलन किया जा सकेगा कि कौन किसने कितना अच्छा काम किया। तो साहब कह रहे थे कि ये कांग्रेस होगी जब हम यात्रा लेकर निकलेंगे, तो किस जिन लोगों पर आप निशाना साध रहे थे वो लोग यात्रा में आप आमंत्रित करेंगे उन लोगों को? नहीं, ये पूरी कांग्रेस की यात्रा होगी, सब इसमें मिलकर चलेंगे। हर जोड़ा की यात्रा जो निकाली गई थी राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी, उसमें बड़ा एक कहें कि चर्चा का विषय वो बन गई थी। तो इसी यात्रा में कौन एक मुख्य चेहरा के रूप में कौन हो सकते हैं, तो इसमें यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, उसमें सारे कांग्रेसी होंगे, और इसमें कोई ये नहीं है कि किसी की लीडरशिप चमकाने के लिए यात्रा की जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। जैसे उस यात्रा का उद्देश्य ये नहीं था कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप को लोगों के सामने पेश करना था, उसका मुद्दा बहुत बड़ा था। देश के अंदर जो बिखराव की शक्तियां जो काम कर रही थी, वो उन सब के खिलाफ एक यात्रा थी, भारत को जोड़ने की एक यात्रा थी। इसी तरह से ये यात्रा भी सद्भाव यात्रा है। हमारा जो भाईचारा है, इसको क्षीण क्षीण करने का प्रयास हो रहा है, उसको, उस चीज़ को रोकने की एक कवायद के तौर पर इसे लिए जाना चाहिए, ना कि इसमें किसी लीडर को चमकाया जाएगा। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस की यात्रा है, तो
जितना कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस जन इसमें भाग लेंगे, पार्टी को उतनी शक्ति इससे मिलेगी। कल जयप्रकाश जी ने कहा है कि मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस कोई सद्भावना यात्रा निकाल रही है। वो क्या पूरे कांग्रेसियों को सूचना वो नहीं दी? अगर अनभिज्ञ हैं तो मेरा उसके बारे में शायद वो अखबार खूब नहीं पढ़ते होंगे, उसके सोशल मीडिया भी नहीं देखते होंगे, शायद वही होंगे कि बहुत जिन्होंने नाम नहीं सुना है। चलिए वो सीनियर है, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आपने कहा कि सद्भावना यात्रा होगी और समाज में जो बिखराव हुआ है, कौन सी चीजें मानते हैं कि कहाँ बिखराव लगता है? क्या बीजेपी के दोबारा आने के बाद बिखराव आप मानते हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पे समाज में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा राजनीति उनका एक आईना बनता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक चीज़ें जो हैं इसमें तनाव भी होता है, मिलन भी होता है, कई बार कटुता भी होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उसको कभी हरियाणा में सुनियोजित तरीके से नहीं बढ़ाया गया, जो अब बढ़ाया जा रहा है पिछले 10-11 साल से। और वो शुरुआत में ही शुरू हो गया था बीजेपी का 2014 में सरकार आने के थोड़े समय बाद से ही। और अब तो ये चीज़ हर जगह जग जाहिर है कि पूरी राजनीति जो है वो उनकी इसी के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से समाज को विखंडित करके वो अपने वोट साधने का जो उल्लू है, जो वोट का जो है उसका उल्लू वो साध सकें, तो उसका वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें अब तक वो कामयाब रहे हैं। अन्यथा 2024 के चुनाव में बीजेपी ने तो कुछ प्रदेश के लोगों को ना कुछ कहा, ना कोई नई बात रखी, ना कोई नई चीज़ें लोगों के सामने रखी कि हम प्रदेश के लिए ये करेंगे या वो योजना लेके आएंगे, युवाओं को इस तरह से रोजगार देंगे, कृषि की इस तरह से बढ़ोतरी करेंगे। कुछ भी नहीं था उनके एजेंडा पर, लेकिन फिर भी वो सरकार बनाने में तीसरी बार कामयाब हुए हैं। तो वो सारा का सारा ये एजेंडा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे उसका रूप सांप्रदायिकता के रूप में है और हमारे प्रदेश में खास तौर पे वो जाति आधारित। राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, क्या आप सहमत हैं? हरियाणा में भी वोट चोरी हुए हैं। राहुल गांधी जी अब सबूत के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने तो 6 महीने की मेहनत करके पूरी रिसर्च टीम के साथ तब जाके एक असेंबली की चोरी पकड़ी है। अनुराग ठाकुर ने तो उनकी बात और पुख्ता कर दी, 3 दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 लोकसभाओं का डेटा दे दिया। और आप ये सोच के देखिए वो डेटा कहाँ से आया होगा, इलेक्शन कमीशन से आया होगा। इलेक्शन कमीशन जो चीज देश के साथ साझा नहीं करना चाह रहा वो सत्ता पक्ष के साथ साझा कर रहा है। जो चीज इलेक्शन कमीशन को जवाब देने चाहिए वो सत्ता पक्ष देने लग रही है। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है और इसके लिए अंग्रेजी का एक ही शब्द है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर में वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यदि उस रास्ते पर चल जाएगा तो फिर तो लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें इस बात की खुशी है कि ये बहुत अच्छे समय में ये मुद्दा जो है दोबारा इतना मुखर हो गया और शायद पहली बार अब ये लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हो गया है। ये एक इलेक्टोरल एजेंडा पहली बार बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। अभी तक ईवीएम की बात होती थी, लोग मानते थे नहीं मानते थे, लेकिन उस तरह से उसका प्रभाव नहीं था। जो इलेक्टोरल लिस्ट में जो धांधली है, एक तो जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो, और उसके बाद जो ये SIR नाम का प्राणी या जिन जो छोड़ा है बिहार में, इसने तो सारे लोगों को दिखा दिया कि खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। विधानसभा का मामला जो कोर्ट में चल रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट है? 26 तारीख है जी। देखिए अब तो क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि फैसला जो भी होगा जल्दी आ जाएगा। अब मानते हैं कि जो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद में जो है संगठन का जो अपना जो गठन जो किया है, ये लेट नहीं मानते हैं? देर आए दुरुस्त आए। 2029 में क्या मान के चलिए? ये संगठन तो 12 साल से ही मौजूद होना चाहिए था, लेकिन देखिए अब समय है, इन द सेंस कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हरियाणा में घटने वाली है या कोई चुनाव आने वाला है। तो उस नाते पार्टी के पास एक समय था और उन्होंने समय का उपयोग करके, और जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हैं वो तो जो एक्सरसाइज जब से शुरू की थी और जब नियुक्ति हुई है वो तो बहुत जल्दी है उस हिसाब से, उसमें डिले नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि 12 साल से नहीं था तो मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम ये हो गया अब, और आगे अब इसका विस्तार हो जाएगा। सर CLP लीडर नहीं बना पाई पार्टी अभी तक, क्या वजह है?
बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही, आप हरियाणा के सीएम जेपी को नड्डा लेकर है राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कार्यकारी। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ था, तो कार्यकारी भी नहीं है सर। उनकी 1.5 साल पहले खत्म हो चुकी है। नहीं वो तो हो चुकी है, मानते हैं हम। तो ठीक है, बड़ी बात करो ना, आप हरियाणा पे क्यों आ गए? मैं आपको उससे इतना बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि 1.5 साल से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, आप सीएम क्या कह रहे हो? बीजेपी वालों से वो पूछ लेंगे सर हम कि आप लोगों ने क्या अपना बीजेपी अपने बारे में तो बात ही नहीं करती, वो तो नेहरू को याद कर देंगे इस बात पे भी, वो उदाहरण निकाल के लाएंगे कि वो मुख्यमंत्री इतने दिन तक वो यूं रह गया था बिना मंत्रिमंडल बनाए। सर हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहोगे? ध्वस्त। एक शब्द में यदि बोलूं तो कानून व्यवस्था नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी की प्राथमिकता ही नहीं है। और किसी भी सरकार का, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो, सरकार का पहला दायित्व जो है वो उसका जो सिटीजन है, जो लोग हैं, उनकी देख रेख में उनको सुरक्षा प्रदान करने का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके बिना किसी शासन का, किसी प्रशासन का कोई इकबाल नहीं होता। और जो वो घटना घटी थी जब एक डीएसपी को उसकी वर्दी में आप लोगों के सामने बिठा के एक ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उससे पब्लिक अपॉलॉजी जो करवाई गई थी, पूरी दुनिया के सामने जो मजाक उड़वाया गया था, उससे माफी मंगवा के, यदि ऐसी सरकार पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, और वो भी डीएसपी स्तर के अधिकारी के साथ, तो उनको ये गुंडागर्दी की घटनाओं से क्या वास्ता होगा, उसका अंदाजा आप खुद लगा लें। कल सर हांसी क्षेत्र में जो है एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा पड़ोसियों के ऊपर फायरिंग की घटना जो हुई, नहीं, मैं क्या इसके कहना बारे में चाहिए? कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तो अब रोज की कहानी हो रही है हरियाणा में, कभी यहाँ होगी, कभी गोहाना में होगी, कभी जींद में होगी, कभी हिसार में होगी, कभी अम्बाड़ा में होगी, कभी यमुनानगर में होगी, वो पीछे घटना इसमें चरखी दादरी में होगी। तो अब तो रोज यूं ही पटाखे फूटते हैं कहीं ना कहीं से। और जो मैंने कहा, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आखिरी है इनके उसमें। इनका अल्टीमेटली घूम फिर के ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को भी वो रंग दे दो दूसरे वाला, किसी तरह से घुमा फिरा के। वहाँ भी ये ढूंढते हैं कि मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, इनकी जाति ढूंढो, और फिर उसको उस हिसाब से डील करना शुरू करो। तो ऐसी मानसिकता जहाँ घर कर जाए, उस सरकार का कोई इकबाल नहीं रहता। और मेरी मुख्यमंत्री से अर्ज है, मेरे वो मित्र हैं, मेरे साथ वो सांसद रहे हैं, भले आदमी हैं, कृपया करके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपना मुख्यमंत्री होने का जो दायित्व है, उसको पहला दायित्व मान के उसको निभाएं। बाकी राजनीति और बाकी सरकार तो चलती रहेगी। वो तो कहते हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस तो पुलिस से माफी मंगवाएंगे तो जीरो टॉलरेंस तो हो ही गई उसके बाद, कि हमें सारा कि खैर छोड़िए, मैंने अपनी जो बात कहनी थी उस नाते कह दी मैंने। मानते हैं सर विपक्ष ठीक अपना काम कर रहा है? बेहतर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ बेहतर कर सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि लोगों के अंदर एक जनमानस में एक थोड़ा सा असंतोष और एक उदासीनता है। वो इसीलिए है कि शायद कांग्रेस को जिस प्रकार से उग्र रूप से एक विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए, वो शायद उस नाते नहीं हो पा रही। मनीषा लुहारू मामले में पत्रकारों पे आतंकवाद की धारा लगाकर मुकदमे किए जा रहे हैं। भाई ये पत्रकार ही हैं जिन्होंने इस बीजेपी का ढोल इतना बजाया है पिछले 11 साल में। वो एक पुरानी कहावत है, जब ये नाटजियों का फैलाव हुआ था यूरोप में, तो एक व्यक्ति ने ये कहा था कि सबसे पहले ये कम्युनिस्टों के पीछे आए थे, हम चुप रहे थे क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं थे। फिर ये सोशलिस्ट के पीछे आए, हम चुप रहे क्योंकि हम सोशलिस्ट नहीं थे। फिर ये ट्रेड यूनियंस के पीछे आए, हम चुप रहे क्योंकि हम ट्रेड यूनियन वाले नहीं थे। फिर ये जूस के पीछे लगे, हम चुप रहे क्योंकि हम जूस नहीं थे। लेकिन अब ये मेरे पीछे आए हैं, अब मैं मुड़ के देख रहा हूँ कि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। तो यदि आप किसी भी फाशीवादी शक्ति के साथ दब के या समझौता करके ये सोचोगे कि हम उनको संभाल लेंगे, इतिहास गवाह है ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको इस कदर काटती है कि आपको ये भी नहीं समझ में आता कि आपके साथ हुआ क्या। और ये पूरी अब तो आपके एक इकलौता आप वाला माध्यम है जो बचा हुआ है, जहाँ से लोगों को अभी भी सूचना मिल जाती है जो बिल्कुल सरकारी पक्ष की ना हो। आपका नंबर है, टारगेट हमारी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर अब नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि बाकी तो सब कॉम्प्रोमाइज है। यात्रा में सेंटर से कौन से केस रहेंगे? अभी तो यार यात्रा का रूट राट बढ़ने 2 तारीखें निर्धारित हो गए थे, उसके बाद देखेंगे। बाकी बीजेपी की तरफ से बार बार बयान आ रही है कि खर्ची पर्ची बिल्कुल बंद कर दी है। और कुछ भी बुलवा लो यार उनसे, खर्ची पर्ची नौकरी दें तो खर्ची पर्ची का रोल आए ना बीच में।
वो HKRN नाम का एक फ्रॉड चला रखा था, सिर्फ इसलिए कि आरक्षण ना देना पड़े, सिर्फ इसलिए कि गरीब घर के बच्चों को नौकरी ना देनी पड़े, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब वो रही सही जैसी कैसी थी, वह भी बंद कर दी कि 5 साल से कम वाले जाओ अपने घर, बोरिया बिस्तर बंद। तो नौकरी दें और फिर ये कहें कि खर्ची पर्ची नहीं चल रही, तब तो मैं समझ सकता हूँ। जहाँ 50,000 नौकरी देनी चाहिए, वहाँ 50 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देकर मुख्यमंत्री प्रोग्राम करता है। कभी सुना था पहले आप लोगों ने पिछले 70 साल में कि सरकारी नौकरियों की अपॉइंटमेंट की चिट्ठियां ऑडिटोरियम में दी जा रही हो? इवेंट लोगों का जो दिमाग है वो सारा, क्या दृश्य बोलते हैं, दृश्यम नाम की एक पिक्चर भी आई थी, कि वो इस तरह से दिखाया जाओ कि माइंड कैप्चर हो। ये माइंड कैप्चर का तरीका है और उसमें काफी हद तक ये कामयाब रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।